हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी। इसमें है चैप्टर राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इसमें हम लोग पहले पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन कराया गया था, और आज हम लोग उसको करने वाले हैं आगे, जो कि होगा पार्ट 2। और भी वीडियो सभी सब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है जो सामने शेड्यूल लगाया गया है। पॉलिटी है सुबह 7 बजे, जियोग्राफी है 8 बजे, इन्वायरमेंट है सुबह 9 बजे, इकोनॉमी शाम को 5 बजे, साइंस का क्वेश्चन है 6 बजे, और हिस्ट्री है शाम को 7 बजे। आप लोग अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में नाम डाला गया है सभी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ चैप्टर कर रहे थे राजकोषीय नीति एवं राजस्व, जिसमें कि पिछले वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन करा दिया गया था। तो चलिए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो यह करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो सेम क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय। राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है, तो वह है जीएसटी से। नेक्स्ट है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? तो वह है बीपी सिंह। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी, तो यह है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, अंग्रकृत सारणी में 1989 और 1990 और 1994-95 में भारत सरकार के राजस्व व्यय की प्रतिशत विवरण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे है व्यय शीर्ष, कुल का प्रतिशत, और यहाँ पर वर्ष दिया गया है 1989-90 का। रक्षा अदायगी 15.1 है, और यहाँ पे 13.6 है 94-95 में। ब्याज है 27.7, 38.7। उपादान है 16.3, 8.0। राज्य क्षेत्रों को अनुदान 13.6, 16.7, और अन्य है 27.4, 23.4। तो इस सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बना हुआ है। तो यह है ब्याज अदायगी पर अधिकाधिक खर्च पर। देखिए यहाँ पर है ना, ब्याज अधिकाधिक। नेक्स्ट है, कथन और कारण का है। 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही, क्योंकि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। देखिए ये आई और दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो यह है अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो यह है प्रोफेसर केन्स। नेक्स्ट है, वित्तीय फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो यह है कर नीति। नेक्स्ट है, भारत के वित्त मंत्री ने संसद के समक्ष वर्ष 2005-06 के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निम्न में से किसके गठन के लिए निर्णय की घोषणा की है? तो यह है राष्ट्रीय विकास कोष, डी नंबर यहाँ पे, नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन। नेक्स्ट है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो यह किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी तो है? तो यह है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो यह है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो यह है वित्त मंत्रालय को। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो यह किया जाता है वित्त मंत्रालय। बजट एक लेख पत्र है, तो यह है सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक का 60% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, और 2030 तक का शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, देखिए ये आर क्वेश्चन है 2021 का। रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार कौन सा अनुसंधान संगठन रेलवे अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो यह है श्रेष्ठ। संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है, तो यह है ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, संसद में 26/2/10 को प्रस्तुत बजट आकलन 2010-11 के अनुसार केंद्रीय योजना व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके योजना व्यय के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है 2009, 2003 और 2002। तो इसमें है ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन, सामाजिक समस्याएं।
तो इसको तो पहले हम लोग ऊर्जा करेंगे और फिर सामाजिक सेवाएं और उसके बाद परिवहन, फिर ग्रामीण विकास, यानी कि 2, 4, 3, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें आएगा रक्षा, तो रक्षा इसमें देखिए है यहाँ पर 2.82 रुपये। और फिर नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां हैं, तो ये आएंगे 0.3। देखिए इसका ऑप्शन ए है 4, 3, 2, 1 यहाँ पर मिलाया गया है, तो रक्षा को दिया गया है 2.82, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां 0.63, खाद्य सहायकी है 1.69, ग्रामीण विकास है 1.39। और अगर भविष्य में 2022-23 का क्वेश्चन पूछा तो 3.85 है, 1.52 है, 2.07 है और 2.06 है ग्रामीण विकास पर। नेक्स्ट है संघ बजट 2010-11 में पूंजी प्राप्तियां हैं, तो यह आयगत प्राप्तियों से कम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं, तो यह आते हैं, तो यह आएंगे निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, और इसमें आते हैं उत्पाद शुल्क, बाकी राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और विश्व बैंक से प्राप्त ये नहीं आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी होगा 1, 2, 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, तो यह किया जाता है सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पर व्यय, सही है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, ये सही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, ये सही है, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, तो नीचे दिया गया है इसको बताना है, तो इसमें सभी होंगे। नेक्स्ट है संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं, तो देखिए इसमें आते हैं रक्षा व्यय आते हैं, ब्याज आते हैं, उत्पादन है, वेतन, सभी हैं, 1, 2, 3, 4 है। भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है, तो यह होती है आगम रेवेन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्र सरकार की गैर नियोजन व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है, तो यह 15-16 के बजट में है, तो यह है ब्याज अदायगी। नेक्स्ट है 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ है, तो यह हुआ है केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट के में मिला लिया गया, तो 2017 का होगा, 2017-18-19, देखिए यहाँ पे 2017-18। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यह किया जाता है अल्प बचते को, बाकी किया जाता है ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश। नेक्स्ट है साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयां की जा सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है राजस्व व्यय को घटाना, सही है। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, ये गलत है। सहायकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, ये सही है। आयात शुल्क को कम करना, ये गलत है, यानी 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, तो यह है भारत को शिक्षित करना, बाकी भारत को रूपांतरित करना ये है, भारत को स्वच्छ बनाना ये है, भारत को ऊर्जावान बनाना ये सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समयावधि 2008-2010 के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा एक मद केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो यह है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है, तो यह होता है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है ब्याज अदायगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है, तो यह होती है ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान का आइटम होता है, तो ये वही राजस्व व्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन सा है, तो यह है ब्याज भुगतान। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो यह है ब्याज की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है, तो यह है ब्याज का भुगतान। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है, तो यह होती है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट है शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, तो ये नहीं है इसमें।
ये इसमें बताना है कि उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए कौन से काम आ सकते हैं, तो ये नहीं आएंगे। उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, ये भी नहीं आएगा। अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, ये आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पे शेयरों की बिक्री अप होल्डिंग लोडिंग करना, ये है। तो इस प्रकार 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था, तो ये है 3.3%। नेक्स्ट है 2001 की केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था, तो ये रखा गया था 5.1%। राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात सर्वाधिक रहा है वित्तीय वर्ष, तो यह था 2011-12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तटकर तथा उत्पाद कर का योगदान था। तो देखिए इसमें 1995-96 का है, तो इसमें था 28.4% का, जो इसमें दिया नहीं है, तो ये 25 इसमें हो सकता था या 30 हो सकता था। जबकि उत्पाद कर योग्यता 41.2% था। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कोई विकल्प सही नहीं है। बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों यहाँ है 22,04,422 करोड़ रुपए, जिसमें सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान क्रमशः 2,13,000 करोड़ रुपए तथा 3,35,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 9.66% तथा 15.2% है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग यहाँ 70 क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 71 नंबर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना पे ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इसके आगे से ही। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को। और इससे अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।